नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, तो बोर्ड का पहला पेपर फिर इंग्लिश का है। तैयारी कैसी है? आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरह से इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी की जाए कि बोर्ड के पेपर में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लिए जा सकें। और जिन स्टूडेंट्स की बहुत थोड़ी तैयारी है उनको भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो कम अज़ कम 40% मार्क्स लेकर इंग्लिश का पेपर पास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि इस बार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के पेपर होंगे और इस बार ये गेस करना बहुत मुश्किल है कि सिलेबस में से कौन सा पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ से इंग्लिश का पेपर बन सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, फिर भी हम लोग अपनी तरफ से गेस लगाने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का पेपर सिलेबस के किस पोर्शन में से आएगा। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहली बार पेपर देने हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। आने वाली नस्लों के लिए आप लोग बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बोर्ड का इंग्लिश का पेपर 75 मार्क्स का ही होगा, जिसमें 19 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन के होंगे और 56 मार्क्स सब्जेक्टिव पोर्शन के होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि न्यू सिलेबस के आने के 8-9 महीनों बाद सिलेबस को शॉर्ट कर दिया गया था। तो इंग्लिश इस सब्जेक्ट के टोटल 11 चैप्टर्स थे। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर्स, यूनिट नंबर 5 वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिट नंबर 8 द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी और यूनिट नंबर 10 द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे, स्नो लेपर्ड एंड मार्खोर। ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में शामिल नहीं हैं। ये चैप्टर्स आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करने और ना ही इनमें से कोई क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। और ये स्मार्ट सिलेबस पैक्टा की तरफ से पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया था। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लें। यहाँ पे ये बताया गया है कि आप लोगों का पेपर 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से 19 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, 19 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा और 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। पेपर 2.5 घंटे का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर के लिए आप लोगों के पास 20 मिनट्स होंगे और सब्जेक्टिव टाइप के पेपर के लिए आप लोगों के पास 2 घंटे और 10 मिनट होंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज़ कहाँ कहाँ से आएंगे, इसके बारे में बताया गया है। पढ़ते हैं। 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ English 9 except units 5, 8 and 10 and English grammar and composition 9, 10. The detail is as under. उन्होंने बताया कि एमसीक्यूज़ आप लोगों की पूरी बुक में से ही आएंगे और इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन की जो बुक है उसमें से एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 5, 8 और 10 ये सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इन चैप्टर्स में से कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस बार भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी एमसीक्यूज़ की जो मार्क्स डिवीजन है वो सेम है, यानी कि 5 नंबर के वर्ब्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे, 4 नंबर के करेक्ट स्पेलिंग्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे, 5 नंबर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोगों से पूछे जाएंगे और 5 नंबर के ही ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे। और सभी एमसीक्यूज़ आप लोगों की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज से और चैप्टर्स की ट्रांसलेशन के अंदर से ही बनेंगे। तो ए पोर्शन में होगा चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9, 10, 5 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक में जो वर्ब्स की एक्सरसाइजेज दी गई हैं, अगर आप लोग वो मुकम्मल तौर पर याद कर लो तो आप लोगों का वर्ब का पोर्शन तैयार हो जाएगा। वर्ब के पोर्शन में स्टूडेंट्स आप लोगों से मुख्तलिफ टेंसेस पूछे जाएंगे और टेंसेस में कौन सी वर्ब यूज़ होती है या कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है ये आपसे पूछा जाएगा। और वर्ब के पोर्शन में ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूछे जाते हैं। तो टेंसेस का स्टूडेंट्स आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए और कम अज़ कम टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स याद होनी चाहिए। इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर कर दूंगा जिसमें सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स मेंशन होंगी। बी पोर्शन होगा चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द बबल्स, द बाइफर्केशन इज एज अंडर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने ये बताया है कि किस किस चैप्टर में से 4 नंबर के करेक्ट स्पेलिंग्स के रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6
और रिव्यू नंबर 1 सिलेबस के इस पोर्शन में से 2 नंबर के करेक्ट स्पेलिंग्स के रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर 5 में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद यूनिट नंबर 7, 9 और 11 और रिव्यू नंबर 2 सिलेबस के इस पोर्शन में से करेक्ट स्पेलिंग्स के रिलेटेड 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10 में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे, ये आप लोगों को पता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक में ही करेक्ट स्पेलिंग्स के रिलेटेड एक्सरसाइजेज दी गई हैं, आप लोग वहाँ से एमसीक्यूज याद कर सकते हो, स्पेलिंग्स याद कर सकते हो। अगर वहाँ से याद नहीं करने तो अपनी टेक्स्ट बुक खोलो और ट्रांसलेशन में से जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं यानी बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं उनके स्पेलिंग्स याद कर लो। उसके बाद सी पोर्शन स्टार्ट होगा 5 नंबर का, जिसमें आप लोगों से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड एंड फिल अप द बबल, द बाइफर्केशन इज एज अंडर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के चैप्टर्स के एंड में एक्सरसाइज में जो वोकैबुलरी दी गई है वहाँ से ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को लफ्ज़ का इंग्लिश वर्ड का उर्दू मीनिंग पता है तो आप लोग उस वर्ड का सिनोनिम आसानी से पहचान लोगे, और अगर आप लोगों को सिनोनिम की पहचान है तो आप लोग एंटोनिम की भी पहचान कर लोगे। जहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा गया हो कि सिनोनिम बताएं, वहाँ पे आप लोगों ने उस लफ्ज़ से मिलता जुलता लफ्ज़ तलाश करना है, और जहाँ आप लोगों से पूछा जाए कि एंटोनिम बताएं, वहाँ आप लोगों ने उस लफ्ज़ का उलट लफ्ज़ तलाश करना है। बाज़ जगह पर यह लिखा होगा कि लफ्ज़ का मतलब बताएं, तो लफ्ज़ का मतलब भी एक तरह से उस लफ्ज़ का सिनोनिम ही होगा। बाज़ औक़ात ग्लॉसरी के अलावा चैप्टर के अंदर में से भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के मतलब कोई ना कोई एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मशवरा ये है कि सबसे पहले आप लोग सभी चैप्टर्स की ग्लॉसरी याद करो। उसके बाद जो वर्ड्स मिसिंग हैं ग्लॉसरी में और चैप्टर के अंदर वो मौजूद हैं और बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोग याद कर लेना। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू नंबर 1 में से 2 सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आप लोगों से पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू नंबर 2 से 3 नंबर के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स डी पोर्शन स्टार्ट होगा, जहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज़ रॉन्ग होंगे, क्योंकि डी पोर्शन में इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड आप लोगों से एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। Entire textbook of English 9 except Unit 5, 8 and 10 plus English grammar and composition 9, 10 is equal to 5 marks। तो ग्रामर के पोर्शन में स्टूडेंट्स आप लोगों से 5 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और वो आप लोगों की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज में से ही आएंगे, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, जेरेंड, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, यूफिमिज्म, ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, एजोनेंस, इमेजरी, इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंपाउंड प्रेपोजिशंस या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में और कंपाउंड प्रेपोजिशंस के बारे में। एक बार फिर से बता देता हूँ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस स्टूडेंट्स 2 तरह की हो सकती हैं, या तो प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी या एडवर्ब फ्रेज का काम करेगी। और ये याद रखना कि प्रेपोजिशनल फ्रेज में कोई ना कोई प्रेपोजिशन लाजमी मौजूद होगी। अब अंदाज़ा आप लोगों ने ये लगाना है कि जो फ्रेज़ आप लोगों को दी गई है, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ पेपर में पूछी गई है, वो एडजेक्टिव फ्रेज़ है या एडवर्ब फ्रेज़ है, ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर तो कोई फ्रेज़ सेंटेंस में मौजूद वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है या उसके मीनिंग में इजाफा कर रही है तो वो एडवर्ब फ्रेज़ होगी। लेकिन अगर कोई फ्रेज़ सेंटेंस में मौजूद नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है तो वो फ्रेज़ एडजेक्टिव फ्रेज़ होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों से कंजंक्शंस के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कंजंक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो कंजंक्शंस स्टूडेंट्स 3 तरह के हैं, आप लोगों को पता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कंजंक्शन को अंडरलाइन करके आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि बताएं जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है ये किस टाइप का कंजंक्शन है। तो अगर तो स्टूडेंट्स
एक सेंटेंस में दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताएं ये कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन है, तो आप लोग को रिलेटिव कंजंक्शन पे टिक करना, जैसे कि आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और। ये को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं और ये हमेशा पेयर की फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को एक वर्ड मैंने याद करवाया था, फैन बॉयज़। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये 7 तरह के वर्ड्स में से कोई भी वर्ड अगर अंडरलाइन किया गया हो और आपसे पूछा जाए कि बताएं ये कौन सा कंजंक्शन है, तो चुप करके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे टिक कर देना। और बाकी जो वर्ड्स हैं जैसे कि दो, आल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल, आफ्टर, बिकॉज, इफ, डैट, ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो कंजंक्शंस का टॉपिक स्टूडेंट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना। इसके बाद ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनको एक दफ़ा पढ़ लेना। इसके बाद स्टूडेंट्स रिव्यू नंबर 1 अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ के जाना। और कंडीशनल सेंटेंसेस, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इनका पैटर्न आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करके जाना है। और पैटर्न आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक पर नोट कर लो। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 भी पढ़ लेना। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग इतना काम कर लो तो आप लोगों के ग्रामर पोर्शन के सभी एमसीक्यूज ठीक होंगे। बाकी आप लोग अपनी की बुक में मौजूद ग्रामर एक्सरसाइजेस को 4-5 दफ़ा पढ़ लेना। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों का 19 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों का सब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट होगा। सब्जेक्टिव पोर्शन में स्टूडेंट्स सबसे पहले 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आप लोगों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर सवाल के 2 नंबर होंगे, तो टोटल 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्या लिखा गया है पैक्टा के स्मार्ट सिलेबस में? दिस सेक्शन विल कंटेन 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। द डिटेल इज एज फॉलोज। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की चैप्टर की एक्सरसाइजेज में से ही सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस की डिवीजन किस तरह से की गई है ज़रा गौर करना। क्वेश्चन 2 पार्ट ए, एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। द बाइफर्केशन ऑफ यूनिट्स इज एज अंडर। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू नंबर 1। सिलेबस के इस पोर्शन में से आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 5 में से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 7, 9 और रिव्यू नंबर 2, यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए के टोटल क्वेश्चंस हो गए 5, जिनमें से आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए में चैप्टर नंबर 5, 8, 10 और प्ले में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पार्ट बी में सिर्फ प्ले में से ही 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 1 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उस 1 शॉर्ट क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे। और पहले वो शॉर्ट क्वेश्चंस याद करना जिनकी स्टेटमेंट शॉर्ट है। और स्टूडेंट्स हर चैप्टर के पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी याद करना। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 होगा ट्रांसलेशन के रिलेटेड। ट्रांसलेशन के रिलेटेड 3 पैराग्राफ्स आप लोगों से पूछे जाएंगे और उन 3 पैराग्राफ्स में से 2 पैराग्राफ्स की आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू और री राइट इनटू सिंपल इंग्लिश। री राइट इनटू सिंपल इंग्लिश इसका मतलब ये है कि जो पैराग्राफ आप लोगों को दिया गया है इंग्लिश में, उसको कन्वर्ट करके सिंपल इंग्लिश में लिख दो दोबारा से। ये 2 चॉइसेस हैं आप लोगों के पास, या तो उर्दू में ट्रांसलेशन कर दो या फिर उसी पैराग्राफ को सिंपल इंग्लिश में लिख दो। मशवरा स्टूडेंट्स यहाँ पे यही है कि आप लोग ट्रांसलेशन याद करो और उस इंग्लिश पैराग्राफ की उर्दू पैराग्राफ में ट्रांसलेशन कर देना, सिंपल इंग्लिश में ना लिखना, क्योंकि सिंपल इंग्लिश लिखते हुए आप लोग स्पेलिंग्स की और ग्रामर की मिस्टेक्स करोगे। डिवीजन किस तरह से किया उन्होंने देख लें। द बाइफर्केशन इज एज अंडर। यूनिट्स 1, 2, 4, 6 यहाँ से 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 9 में से 1 पैराग्राफ पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 9 पहले याद कर लेना, तो आप लोगों के 4 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे यहाँ पे ही। और यूनिट नंबर 1, 2, 4, 6 ये बाद में याद कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जिसमें आप लोगों ने समरी लिखनी है या फिर दिए गए स्टैंजा की तशरीह करनी है। अब ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है
कि अगर एक पोएम की समरी दी गई है तो दूसरी पोएम में से स्टैंजा आएगा, और अगर दूसरी पोएम की समरी दी गई है तो पहली पोएम में से स्टैंजा आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों के पास चॉइस है, या समरी कर लो पोएम की या फिर दिए गए स्टैंजा की तशरीह कर दो। मशवरा ये है कि आप लोग समरी ही लिखो, और समरी में पोएट का नेम आप लोगों ने लाजमी लिख के आना है और कोटेशंस भी ऐड करनी है। समरी के 5 नंबर होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा, यूज़ एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन यूर सेंटेंसेस। द बाइफर्केशन इज एज अंडर। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू नंबर 1 में से 3 वर्ड्स या फ्रेजेस या इडियम्स आप लोगों से पूछे जाएंगे, और यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू नंबर 2 में से 5 वर्ड्स फ्रेजेस या इडियम्स आप लोगों से पूछे जाएंगे, और टोटल 8 इडियम्स में से आप लोगों ने सिर्फ 5 ही अटैम्प्ट करने हैं। सारे आते हैं तो सारे अटैम्प्ट कर लो, नहीं तो 5 तो लाजमी करने हैं अटैम्प्ट। तो 5 नंबर इडियम्स के हो गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान ना हो जाना कि चैप्टर के अंदर से इडियम्स आएंगे। स्टूडेंट्स, हर चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग आप लोगों को मैंने लिखवाए थे क्लास में। अगर एक वर्ड का मीनिंग आप लोगों को पता है तो आप लोग उसका सेंटेंस भी बना लोगे। इसके अलावा आप लोग अपनी की बुक में मौजूद इडियम्स पढ़ कर जाना। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 होगा, लेटर राइटिंग। राइट अ लेटर और अ स्टोरी और अ डायलॉग। स्कूल्स में स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेटर्स याद किए हैं तो आप लोग लेटर ही अटैम्प्ट करोगे, लेकिन अगर स्टोरी या डायलॉग आप लोगों को लिखना आता है, सेल्फ राइटिंग आती है, तो स्टोरी या डायलॉग भी आप लोग लिख सकते हो। जो चीज़ आपको आती है लेटर, स्टोरी या डायलॉग में, वो आप लोग लिख देना। मशवरा स्टूडेंट्स आप लोगों को यही है कि आप लोग लेटर ही लिखना, क्योंकि लेटर याद करने में भी इजी है और लिखने में भी इजी है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग इनको याद करना भी मुश्किल है और लिखना भी ज़्यादा पड़ता है। तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में जो लेटर्स दिए गए हैं उनको आप लोग याद कर लेना। लेटर के 8 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, कंप्रीहेंशन पैसेज। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9-10। आप लोगों की बुक में जो कंप्रीहेंशन पैसेज दिए गए हैं उनमें से ही कोई ना कोई कंप्रीहेंशन पैसेज आएगा जिसके 10 नंबर होंगे, यानी कि 5 सवाल होंगे जिनके जवाब आप लोगों ने पैसेज में से ढूंढ कर लिखने हैं। मशवरा स्टूडेंट्स आप लोगों को ये है कि आप लोग अभी से कंप्रीहेंशन पैसेजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स पैसेजेस में से ढूंढो और निशान लगा लो, और जो आंसर कंप्रीहेंशन पैसेज में मौजूद नहीं है वो आप लोग याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9-10 और exclusively for the candidates whose medium of examination is English to write the paragraph of 10 sentences on given topic from English grammar and composition 9-10। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों ने टेंसेस सॉल्व करने हैं, यानी उर्दू में आप लोगों को टेंसेस दिए जाएंगे, उनकी आप लोगों ने इंग्लिश बनानी है। टोटल 8 टेंसेस आएंगे, उनमें से 5 टेंसेस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अब जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश मीडियम है उनके लिए एक चॉइस होगी। अगर तो वो टेंसेस को सॉल्व नहीं करना चाहते तो वो एक दिए गए टॉपिक पर 10 सेंटेंसेस लिख दें, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का उर्दू मीडियम है वो टेंसेस ही सॉल्व करेंगे, उनको 5 टेंसेस उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 होगा, चेंज द वॉइस फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9-10। तो 5 नंबर के स्टूडेंट्स आप लोगों से एक्टिव पैसिव पूछे जाएंगे। कुछ एक्टिव वॉइस होंगे और बीच में कोई 1-2 पैसिव वॉइस भी होंगे। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों के 5 नंबर के एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो जाएंगे। एक्टिव पैसिव में आप लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं होगी। अगर एक्टिव पैसिव आप लोगों को आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को एक्टिव पैसिव बिल्कुल नहीं आते वो कम अज़ कम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और तीनों परफेक्ट टेंसेस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस लाजमी प्रिपेयर करके जाना। अब वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं पेपर में, तो उनको मशवरा ये है कि वो पहले 5 या 6 चैप्टर्स की ग्लॉसरी याद कर लें, स्पेलिंग्स की एक्सरसाइजेज याद कर लें की बुक में से, और वर्ब्स के पोर्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रिपेयर कर लें। और ग्रामर पोर्शन के लिए कम अज़ कम कंजंक्शंस और
सिमिली, मेटाफर, जेरेंड, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल प्रिपेयर कर लें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों के 10 से 12 MCQs ठीक हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स 2 ही समरीज़ हैं आपके सिलेबस में, डैफोडिल्स और इफ़। दोनों समरीज़ ही आप लोग अच्छी तरह से याद करो। तो समरी में फ़र्ज़ कर लो आप लोगों के 4 नंबर भी अगर आ जाएँ तो 12 जमा 4 16 नंबर हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में सिर्फ 16 लेटर्स दिए गए हैं। आप लोग सभी लेटर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। जो लेटर्स बिल्कुल शॉर्ट हैं वो पहले याद कर लो, लेंथी लेटर्स बाद में याद कर लेना। लेटर में फ़र्ज़ कर लो आपके 7 नंबर भी अगर आ गए तो 16 जमा 7 23 नंबर हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स कंप्रीहेंशन पैसेज में आप लोग 2 या 3 सवाल पैसेज पढ़ के सॉल्व कर लोगे तो 6 नंबर कंप्रीहेंशन पैसेज में से लगा लो। 23 जमा 6 29 नंबर हो गए। और स्टूडेंट्स आप लोग 1-2 ईडियम भी खुद से सॉल्व कर लोगे तो 2 नंबर ईडियम के लगा लेते हैं। 29 जमा 2 31 नंबर हो गए और आप लोगों का इंग्लिश का बोर्ड का पेपर पास हो गया। आप लोगों ने किसी भी चैप्टर की अभी तक ट्रांसलेशन याद नहीं की और ना ही आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन याद किए, फिर भी आप लोगों का इंग्लिश का पेपर पास हो सकता है सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने से। बाकी जिन स्टूडेंट्स की मुकम्मल तैयारी है वो अच्छी तरह से रिवीजन करें और इंशाल्लाह आप लोगों के 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्रीन पर एक मॉडल पेपर शो हो रहा होगा, देख लो। इस तरह से बोर्ड में इंग्लिश का पेपर आएगा। और पेपर प्रेजेंटेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स आप लोग ब्लैक मार्कर और ब्लू पेन का यूज़ करना, और अगर ब्लू मार्कर भी यूज़ करनी है तो वो भी कर लेना जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन ऐसे ना करना कि एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों ने ब्लू मार्कर के साथ लिख दी और अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों ने ब्लैक मार्कर के साथ लिख दी। ऐसे ना करना। आप लोग एक काम करो, जितने भी सब्जेक्टिव पोर्शंस में क्वेश्चंस हैं वो ब्लैक मार्कर के साथ लिखना, और जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो उसके आखिर में ब्लू मार्कर के साथ एक छोटी सी लाइन लगा देना। और स्टूडेंट्स कोशिश करना कि हर नया सवाल नए पेज से ही स्टार्ट करना और पेज की दोनों साइड्स पर मार्जिन लाइंस लगाना। क्वेश्चंस की मुकम्मल स्टेटमेंट आप लोगों ने मार्कर के साथ लिखनी है और फिर पेन या पेंसिल के साथ उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इस तरह से आप लोगों ने समरी, लेटर, इडियम्स, कंप्रीहेंशन, पैसेज के शॉर्ट क्वेश्चंस, टेंसेस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इन सभी की स्टेटमेंट्स मार्कर के साथ लिखनी है और फिर आंसर लिखना है। ट्रांसलेशन के मुकम्मल पैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलेशन के पैसेज के पहले 3-4 वर्ड और आखिरी 3-4 वर्ड लिख देना और बीच में डॉटेड लाइन लगा देना। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्रीन पर टेंसेस की वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स शो हो रही होंगी और एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज की वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स भी शो हो रही होंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक पर नोट कर लो। और स्टूडेंट्स अगर और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का 9th क्लास के इंग्लिश के बोर्ड के पेपर के मतलब तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज की वीडियो यहीं पेंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते लिखते रहो। बोर्ड के पेपर्स अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना। अल्लाह हाफिज़।